आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। कई बार इंसान इतना स्वार्थी और लालची हो जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखता। और इसी स्वार्थ की वजह से 12 दिसंबर 2019 को एक ऐसी हत्या होती है जो खुशियों के शहर कोलकाता को खामोश कर देती है। 2019 में उर्मिला देवी अपने सबसे छोटे बेटे बलराज, उसकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ कोलकाता के सबसे संपन्न इलाकों में से एक बालीगंज में रहती थीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर, शहर के सबसे धनी इलाकों में से एक बालीगंज में आकर्षक कैफे और रेस्टोरेंट हैं। 65 वर्षीय विधवा उर्मिला देवी के 3 बेटे थे, जिनमें से सभी की शादी हो चुकी थी। उर्मिला के सबसे बड़े बेटे मनदीप झुंड ने डिंपल नाम की महिला से शादी की थी और दंपति की कणिका और गुंजन नाम की 2 बेटियां थीं। हालांकि गुंजन छोटी उम्र से ही मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी और 2014 में मनदीप की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। तब से डिंपल अपनी सास उर्मिला के साथ नहीं रहती थी, बल्कि अपनी 2 बेटियों के साथ हाजरा रोड पर अपने फ्लैट में रहती थी। उर्मिला के दूसरे बेटे का नाम दीपक झुंड था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कोलकाता शहर से लगभग 365 मील दूर सिलीगुड़ी में रहता था। उर्मिला देवी के सबसे छोटे बेटे बलराज झुंड अपनी पत्नी रितु, अपनी 2 बेटियों और अपनी मां के साथ रहते थे। वे पांचों बालीगंज इलाके के गरशा उप इलाके में किराए के मकान में रहते थे। हालांकि झुंड परिवार एक व्यवसायी परिवार था, जिसके पास एक्वा इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी थी जो वाणिज्यिक रसोई और प्रशीतन उपकरणों में विशेषज्ञता रखती थी। लेकिन वे संपत्ति खरीदने और अपना घर बनाने के बजाय किराए के घर में रहना पसंद करते थे। यह वरीयता भारत के कुछ व्यवसायी परिवारों के बीच आम है और झुंड परिवार उनमें से एक था। अब गृशा इलाके की पहली गली में स्थित इस 2 मंजिला घर के भूतल पर उर्मिला देवी और उनके बेटे बलराज का परिवार रहता था। हालांकि मकान मालिक खुद घर की पहली मंजिल पर रहते थे और हर दिन सुबह 10 बजे लिटिका नाम की एक नौकरानी उनके लिए काम करने आती थी। लेकिन 12 दिसंबर 2019 को यहां एक ऐसी घटना घटी जिसने उस समय पूरे कोलकाता शहर को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 9 दिसंबर को बलराज एक दोस्त की शादी के लिए पश्चिम बंगाल के कच्छ बिहार नामक दूसरे शहर गए थे, जो कोलकाता से लगभग 434 मील दूर है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही बलराज की पत्नी रितु अपने 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई थी, क्योंकि रितु के भाई की सड़क दुर्घटना हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उर्मिला अब अपनी बहू और छोटे बेटे के बिना थी। अब हम 12 दिसंबर 2019 पर आते हैं और हमेशा की तरह लिटिका सुबह 10 बजे काम के लिए घर आई। आमतौर पर जब भी लिटिका काम पर आती थी तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होता था, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला था। हालांकि जैसे ही लिटिका ऊपर जाने लगी, उसने उर्मिला देवी के कमरे के बाहर कुछ लाल पैरों के निशान देखे। यह देखकर वह काफी सतर्क हो गई और तुरंत कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन जब उसने कमरे के अंदर देखा तो वह जोर से चिल्लाई, क्योंकि वहां उर्मिला देवी की लाश पड़ी थी। हालांकि उर्मिला का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था और वह खून से लथपथ खाट के नीचे पड़ी थी। जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, लिटिका चीख पड़ी और घर से बाहर भाग गई। उसकी चीखें सुनकर पहली मंजिल पर रहने वाले मकान मालिक और पड़ोसी उसके आसपास जमा हो गए। सभी लोग लिटिका से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन इस समय लिटिका बोलने की हालत में नहीं थी। उसने सिर्फ उर्मिला देवी के कमरे की ओर इशारा किया। इसके बाद जब मकान मालिक और कुछ पड़ोसी कमरे के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर उनके खून में ठंडक दौड़ गई। पुलिस को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। इस बीच मकान मालिक ने उर्मिला देवी के छोटे बेटे बलराज और बड़ी बहू डिंपल को भी घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनट बाद गरियाहाट थाने से कोलकाता पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। उर्मिला देवी के कमरे के अंदर का नजारा इतना भयावह था कि सभी पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और खून के छींटे फर्श पर ही नहीं, दीवारों पर भी थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तुरंत बुलाया गया और टीम ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए।
शव की कुछ तस्वीरें क्लिक करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने गुस्से में आकर बुजुर्ग उर्मिला देवी की हत्या कर दी है। साथ ही घर की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह किसी लुटेरे का काम हो सकता है, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त था और अलमारी में रखे कुछ बक्सों से कुछ कीमती गहने गायब थे। हालांकि पुलिस तब हैरान रह गई जब उन्हें उर्मिला देवी का फोन और उनके पहने हुए गहने घटनास्थल पर ही मिले। दरअसल उर्मिला का सेल फोन सोफे पर पड़ा था और मौत के वक्त भी उन्होंने दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां, उंगली में अंगूठी, कान की बाली और नाक की नथ पहनी हुई थी। इससे पुलिस को लगा कि मामला लूट से ज्यादा हत्या का है, क्योंकि कोई भी चोर सिर्फ कुछ पैसों और गहनों के लिए किसी की इतनी बेरहमी से हत्या नहीं करेगा। इसलिए पुलिस को सबूतों और परिस्थितियों में विरोधाभास दिखने पर संदेह होने लगा। अब उर्मिला देवी की बहू डिंपल के बयान के आधार पर पुलिस ने लूट और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके बाद मामले की जांच के लिए 4 अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं। दूसरी ओर राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के कारण कोलकाता में सभी को हत्या के बारे में पता चल गया था। एक पुलिस टीम ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, जबकि दूसरी टीम ने उर्मिला देवी के दोनों कमरों की गहन जांच शुरू की। पुलिस ने देखा कि घर में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल की गई कोई भी खिड़की या दरवाजा क्षतिग्रस्त नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिसने भी घर में प्रवेश किया होगा, उसने उर्मिला देवी की सहमति से ही ऐसा किया होगा। इस बीच पुलिस की एक टीम उर्मिला देवी के सभी पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ के दौरान पड़ोसियों में से एक देबोलिना रे ने खुलासा किया कि कल रात लगभग 10:30 बजे डिंपल की बड़ी बेटी और उर्मिला की पोती कणिका अपनी दादी के लिए खाना ले आई थी। अपनी दादी उर्मिला देवी को खाना देने के बाद कणिका देबोलिना से मिलने भी गई और कहा, मेरी दादी आज ठीक नहीं है, वह बीमार लग रही है। हालांकि मैंने उसे रात भर हमारे घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए कृपया उस पर नजर रखें। देबोलिना ने यह भी उल्लेख किया कि जब से बलराज और उसकी पत्नी घर से दूर हैं, डिंपल अपनी सास उर्मिला देवी के लिए अपने घर से खाना भेजती रही है। देबोलिना के बयान से पुलिस ने अनुमान लगाया कि उर्मिला कम से कम रात 10:30 बजे तक जीवित थी। इस बीच जब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी, तो उन्हें यह भी पता चला कि 2018 में बलराज ने एक बार बहुत शराब पी ली थी, जिसके कारण कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इस जानकारी के सामने आने के बाद एक नई थ्योरी सामने आई, जिसमें लोगों ने अनुमान लगाया कि क्या बलराज के साथ झगड़ा करने वाले लोगों ने उससे बदला लेने के लिए उसकी मां की हत्या की हो सकती है। इस थ्योरी के सामने आने के बाद पुलिस ने उस एंगल से भी जांच की, लेकिन उन्हें इसकी पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस ने झुंड परिवार की पृष्ठभूमि की जांच की, जिसमें पता चला कि भले ही झुंड परिवार संयुक्त रूप से अपना कारोबार चलाता था, लेकिन उर्मिला के दूसरे बेटे दीपक और उसके छोटे बेटे बलराज के बीच काफी तनाव था। ये जानकारी सामने आने के बाद हत्या का शक भी परिवार के सदस्यों की ओर ही जाने लगा। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी बीच मकान मालिक ने पुलिस को एक असामान्य बात बताई। उसने बताया कि 12 दिसंबर को रात करीब 12:20 पर कणिका फिर उर्मिला देवी से मिलने आई थी। देर रात जब कणिका ने दरवाजा खटखटाया तो उर्मिला ने उसकी आवाज पहचान ली और कहा, गुड़िया अंदर आ जाओ। दरअसल उर्मिला देवी ने ही कणिका को गुड़िया नाम दिया था। हालांकि मकान मालिक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कणिका कब अपने घर लौट आई, लेकिन पुलिस को यह बात अजीब लगी कि कणिका रात 12:20 पर उर्मिला देवी से मिलने क्यों आई थी। आखिर कणिका ने 11 दिसंबर को रात 10:30 बजे ही अपनी दादी को खाना खिला दी थी, तो वह 12:20 पर वापस क्यों आई। पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात उर्मिला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। रिपोर्ट से पता चला कि उर्मिला देवी की हत्या 12 दिसंबर को रात 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई थी। उर्मिला देवी के शरीर पर 12 से ज्यादा चाकू के घाव थे। कुछ घावों से पता चलता है कि उसने मरने से पहले काफी संघर्ष किया था। मकान मालिक के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की टाइमिंग को देखते हुए पुलिस का शक पूरी तरह उर्मिला देवी की सबसे बड़ी पोती कणिका पर गया।
इस वीडियो में मैंने अब तक जो कुछ भी बताया है, उसकी पूरी जांच पुलिस ने सिर्फ एक दिन में ही कर ली थी। इसीलिए 13 दिसंबर को वे हाजरा रोड स्थित उस अपार्टमेंट में गए जहां कणिका अपनी मां डिंपल और बहन गुंजन के साथ रहती थी। अब कणिका और डिंपल दोनों से पूछताछ करने के लिए उन्हें गरियाहाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहां पुलिस ने कणिका से पहला सवाल यही पूछा कि वह अपनी दादी उर्मिला के घर क्यों गई थी, लेकिन कणिका ने अपनी दादी के घर वापस जाने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने बताया कि उनके पास मकान मालिक का बयान और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वह रात में अपनी दादी के घर जाती दिख रही है। यह सब सुनकर 17 वर्षीय कणिका घबरा गई और फिर उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसकी मां डिंपल ने ही उसे अपनी दादी उर्मिला देवी की हत्या करने के लिए कहा था। लेकिन जब कणिका ने यह कबूलनामा किया तो पुलिस ने डिंपल को एक अलग कमरे में रखा था। इसलिए जब उन्होंने डिंपल से पूछा कि क्या वह उर्मिला देवी की मौत में शामिल है, तो उसने पहले तो इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के दबाव और सबूतों के सामने आने पर डिंपल टूट गई। फिर एक बहू और पोती ने अपनी ही सास और दादी की हत्या क्यों की, इसकी पूरी वजह सामने आई। पता चला कि हाजरा रोड स्थित जिस अपार्टमेंट में डिंपल रह रही थी, उसका मालिक उसका पति मनदीप और उसका भाई बलराज था। लेकिन मनदीप की मौत के बाद डिंपल ने अपनी सास उर्मिला से कहा कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है और इसलिए उसे उस अपार्टमेंट की जरूरत है। हालांकि उर्मिला देवी का मानना था कि अगर अपार्टमेंट पहले मनदीप और बलराज दोनों का होता तो भी वह दोनों के बीच बंट जाता। इसके अलावा परिवार का इंटीरियर डेकोरेशन का कारोबार भी था जिसे मनदीप और बलराज मिलकर चलाते थे, यानी दोनों के पास 50-50% मालिकाना हक था। मनदीप के गुजर जाने के बाद डिंपल अपने पति का कारोबार में हिस्सा मांग रही थी। उसने अपनी सास उर्मिला देवी से कहा कि वह भी इंटीरियर डेकोरेशन के कारोबार में काम करना चाहती है। लेकिन उर्मिला देवी एक पारंपरिक महिला होने के नाते डिंपल से कहती हैं कि बहू होने के नाते वह घर से बाहर काम नहीं कर सकती। हालांकि उर्मिला देवी के आग्रह पर बलराज अपनी भाभी डिंपल को 40,000 रुपए प्रतिमाह दे रहा था, लेकिन डिंपल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कहती थी कि इससे घर का खर्चा मुश्किल से ही चल पाता है। पहले मनदीप और बलराज ने कारोबार से होने वाले मुनाफे को बराबर बराबर बांट लिया था, लेकिन मनदीप की मौत के बाद डिंपल को हर महीने एक तय रकम ही मिल रही थी। अब डिंपल ने दलील दी कि चूंकि उसके पति का अपार्टमेंट और इंटीरियर डिजाइन के कारोबार में 50% हिस्सा था, इसलिए उसे इंटीरियर डेकोरेशन के कारोबार से होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अलावा सास और बहू के बीच एक संयुक्त बैंक खाता भी था, लेकिन उर्मिला देवी ने डिंपल को उस खाते से कभी पैसे निकालने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद उर्मिला देवी और उनकी बहू डिंपल झुंड के बीच तनाव बढ़ने लगा और यह सब डिंपल को बहुत परेशान करने लगा। जल्द ही वह अपनी सास के प्रति नफरत विकसित करने लगी। इसी दौरान डिंपल को पता चला कि उसकी बेटी कणिका का सौरव नाम का एक प्रेमी है, जिससे उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। सौरव पंजाब राज्य के नाभा शहर से था, जो अपने महान संतों और योद्धाओं के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर नाभा शहर गेहूं और चीनी का एक वाणिज्यिक केंद्र है। अब डिंपल अपनी सास उर्मिला की हत्या की योजना बना रही थी। उसने 21 वर्षीय सौरव को बहकाना शुरू कर दिया और उसे साजिश में शामिल कर लिया। महीनों की योजना के बाद डिंपल को पता चला कि बलराज की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर गई हुई है। इसके अलावा बलराज 9 दिसंबर को एक दोस्त की शादी में शामिल होने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। हत्या की तारीख 12 दिसंबर तय की गई, क्योंकि उस दिन उर्मिला देवी घर पर अकेली होंगी, जिससे उन्हें मारना आसान होगा। हालांकि एक हफ्ते पहले डिंपल ने अपनी बेटी कणिका को भी योजना में शामिल कर लिया। इस बीच सौरव अपनी गर्लफ्रेंड कणिका के साथ रहने के लिए पंजाब से 1196 मील की यात्रा करके कोलकाता पहुंच गया। दरअसल बलराज के घर से चले जाने के बाद डिंपल ने उर्मिला देवी के खाने पीने और देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। 11 दिसंबर को जब डिंपल ने अपनी बेटी कणिका के जरिए अपनी सास उर्मिला देवी के लिए खाना भेजा, तो उसमें नींद की गोलियां मिला दी थीं। फिर रात 10:30 बजे कणिका खाना लेकर अपनी दादी के पास गई और बाद में अपनी पड़ोसी देबोलिना से बात की। हालांकि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था,
जिससे सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात 12:20 पर डिंपल अपनी बेटी कनिका और उसके प्रेमी सौरभ के साथ उर्मिला देवी के घर गई। डिंपल को लगा कि उसकी सास उर्मिला सो गई होगी, क्योंकि उसने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। लेकिन तभी कनिका अपनी दादी के घर के बाहर गई और दरवाजा खटखटाया, और जब उर्मिला देवी ने अपनी पोती गुड़िया को बुलाकर दरवाजा खोला तो डिंपल दंग रह गई। उनकी योजना उर्मिला देवी को सोते हुए मारने की थी, लेकिन यह योजना विफल हो गई। हालांकि उर्मिला देवी ने सोचा कि कणिका इतनी देर से इसलिए आई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से उर्मिला देवी कणिका के लिए बिस्तर तैयार करने दूसरे कमरे में चली गईं। यहीं से डिंपल ने अपनी दूसरी योजना को अमल में लाया। जब उर्मिला देवी दूसरे कमरे में थीं, तब कणिका ने रसोई में एक बर्तन गिरा दिया, जो सौरभ के घर में आने का संकेत था। इसके बाद सौरभ चाकू लेकर घर में घुसा और चारपाई के बगल में बिस्तर ठीक कर रही उर्मिला देवी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहले हमले के बाद जब उर्मिला देवी मदद के लिए पुकारने लगीं, तो कणिका ने अपनी दादी का मुंह तकिए से ढक दिया। अब सौरभ ने लगातार चाकू से उर्मिला देवी पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उर्मिला देवी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उनकी गर्दन और पेट पर वार किया तो वे घायल हो गईं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि डिंपल ने सौरभ के मन में किस तरह की नफरत भरी थी, क्योंकि उसने उर्मिला देवी का सिर भी काट दिया। इसके बाद अपनी योजना के अनुसार कणिका और सौरभ ने पूरे बेडरूम का सामान बिखेर दिया और घर से कुछ गहने भी चुरा लिए, ताकि यह डकैती जैसा लगे। एक बार जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो सौरभ और कणिका घर से निकल गए और एक कार में सवार हो गए। डिंपल ने सुबह सौरभ को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छोड़ दिया, जहां से सौरभ ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचने के बाद वह पंजाब में अपने गृहनगर चला गया, जबकि डिंपल और कनिका पुलिस के सामने उर्मिला देवी की हत्या पर शोक मनाने का नाटक कर रहे थे। हालांकि कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने पंजाब राज्य पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा सौरभ के पास से बोर्डिंग पास, फ्लाइट टिकट, एक आईडी कार्ड और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस को डिंपल के फ्लैट से 70,000 रुपये नकद के साथ सोने की चूड़ियां और एक चेन भी मिली। यहां तक कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी सबूत और उर्मिला देवी और सौरभ के लिए एक ही फोन लोकेशन मिली। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद सौरभ और डिंपल पर आपराधिक साजिश, हत्या, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। अब इन सभी आरोपों के तहत कणिका के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि हत्या के समय उसकी उम्र 17 साल और 6 महीने थी, यानी वह अभी भी नाबालिग थी। इसलिए पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से कनिका को वयस्क मानकर उसे सख्त से सख्त सजा देने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने भी उर्मिला देवी की हत्या में सौरभ की मदद की थी। हालांकि 28 फरवरी 2020 को पुलिस ने अदालत में 300 पन्नों की चार्जशीट पेश की और फिलहाल तीनों व्यक्तियों के लिए सत्र न्यायालय में मामला चल रहा है। धन और संपत्ति के लालच में उर्मिला देवी की हत्या ने पूरे कोलकाता शहर को हिलाकर रख दिया था। उर्मिला देवी की पड़ोसी देबोलिना इस मामले के बारे में कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस महिला से मैंने रात करीब 11:30 बजे बात की थी, उसका इतना भयानक अंत हुआ। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी गौतम चंद्रा कहते हैं, हमारे शहर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के साथ अब हम अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि तीनों अपराधियों को जल्द ही सजा मिलेगी और तभी उर्मिला देवी की आत्मा को शांति मिलेगी। जब भी इस केस पर कोई नया अपडेट आएगा, हम उसे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए जरूर शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही उर्मिला देवी हत्याकांड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।